हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल केएम टीवी पे। कॉलॉइड्स पढ़ रहे थे और कॉलॉइड्स के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए और उसके अंदर सबसे अहम जो डिफरेंस था लायोफोबिक सॉल एंड लायोफिलिक सॉल वो भी हमने खत्म कर दिया। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेक्चर थोड़ा लंबा चलने वाला है क्योंकि आज हमें इस चैप्टर का एक दूसरा सबसे अहम टॉपिक पढ़ना है, वो है प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स। क्लियर? तो वो जो प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स है उस पर खास ध्यान दीजिएगा क्योंकि स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन के अंदर ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं सीधे। क्लियर? ध्यान रखना खास। चालू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड, प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड समझ लीजिए। सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड, उससे पहले एक बात जान लेते हैं। हमने अगले लेक्चर के अंदर एक चीज सीख ली, लायोफोबिक सॉल एंड लायोफिलिक सॉल। क्लियर ना? तो वहां पे हमने एक चीज सीखी थी कि जो लायोफिलिक सॉल होते हैं, जो लायोफिलिक सॉल होते हैं एंड लायोफिलिक सॉल होते हैं, उसकी जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी। क्या डेफिनेशन पढ़ा था लायोफिलिक के अंदर? कि वो जो होते हैं वो नॉर्मली शेकिंग से हो जाते हैं, हम उसको शेक करते हैं तो नॉर्मली हमें मिल जाते हैं। क्लियर ना? यानी कि यहाँ पे ये जो होते हैं वो लिक्विड लविंग होते हैं। क्लियर ना? यानी इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, दोनों के मिक्स होने की वजह से बहुत अच्छा रहता है, तुरंत वो घुल जाता है एक दूसरे के अंदर। क्लियर? तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। रेडी ना? और यहाँ पे उसका उल्टा था, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या होता है, कम रहता है। क्लियर? इसीलिए तो फोबिक कहा जाता है, दूर भागते हैं एक दूसरे से। क्या होते हैं, जो हमारा डिस्पर्जन फेज और सॉरी माफ कीजिए डिस्पर्जन मीडियम और हमारा जो डिस्पर्ड फेज होता है दूसरे से क्या करते हैं, दूर भागते हैं। क्लियर ना? तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है उसकी वजह से ये सॉरी ज्यादा होता है यहाँ पे, इसकी वजह से ये तो सिंपली आसानी से क्या शेकिंग से मिल जाता है। ये हम उसको शेक करते हैं तो ये बन जाता है। पर यानी कि प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स में ये जो लायोफिलिक कॉलॉइड होते हैं, लायोफिलिक सॉल जो होते हैं, क्लियर, वो आसानी से बन जाते हैं। लेकिन हमारे पास जब लायोफोबिक सॉल की बात आती है, जब हम लायोफोबिक सॉल को बनाना चाहते हैं तब हमें उसके लिए कोई सुइटेबल मेथड को अप्लाई करना पड़ता है। वो जो सुइटेबल मेथड्स हमारी होती है वो मेथड्स वो हमें इस टॉपिक के अंदर खास पढ़नी है। आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हमें यही चीज पढ़नी है। ठीक है? ध्यान रखना खास। इसके अंदर ये जो है आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर जितनी भी प्रिपरेशन दी गई है वो प्रिपरेशन वो लायोफिलिक के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है, लायोफिलिक के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है, लायोफोबिक के लिए। इस बात का खास ध्यान रखना। ठीक है? लायोफोबिक, क्योंकि ये जो है वो आसानी से बनते नहीं है। इसका एक और एग्जांपल हमने वहां पे पढ़ा था कि ये जो होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं। क्लियर ना? ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये स्टेबल होते हैं, इसकी वजह से इसको बनाना थोड़ा क्या रहता है, कठिन रहता है। क्लियर? ये सॉरी स्टेबल होते हैं इसलिए आसानी से बन जाते हैं, और ये अनस्टेबल होते हैं इसलिए इसको बनाना थोड़ा क्या रहता है, कठिन रहता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा खास इस बात को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमें इस तरीके से चालू करना है। ये बात आपके दिमाग में होगी तो आपको सारी प्रिपरेशन दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है? चलिए चालू करते हैं। चलिए, जो कॉलॉइड्स है वो कॉलॉइड्स, उसकी जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को हम जनरली दो पार्टीशन में डिवाइड करते हैं। इस बात का खास ध्यान रखना। क्लियर? यहाँ पे हम दो पार्ट कर देते हैं। कॉलॉइड की जो प्रिपरेशन है उसके दो पार्टीशन हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज डिसइंटीग्रेशन मेथड, डिसइंटीग्रेशन। समझना, क्योंकि इसके वर्ड में ही डेफिनेशन है और इसी के जो इसके अंदर जो फर्दर प्रिपरेशन के स्टेप्स है वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे। और सेकंड वन हमें यहाँ पे जो मिलने वाला है, फर्स्ट इज द डिसइंटीग्रेशन मेथड। समझना अच्छी तरीके से, डिसइंटीग्रेशन मेथड यहाँ पे नाम है और यहाँ पे जो दूसरा नाम होने वाला है ये इंटीग्रेशन है लेकिन टूटा हुआ। इंटीग्रेशन जोड़ना, डिसइंटीग्रेशन तोड़ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, मतलब कि एग्रीगेशन। क्या करेंगे, एग्रीगेशन मेथड। क्लियर? ध्यान रखना। अगर इसका दूसरा नाम अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो डिस्पर्जन। क्या याद रख सकते हो, डिस्पर्जन मेथड। क्या, डिस्पर्जन। अगर इसका याद रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो जैसे कि एग्रीगेशन होना, मतलब कि क्या, कंडेंस होना, देन कंडेंसेशन। क्लियर? ये ध्यान रखना खास, मिस्टेक ना हो। क्या, सबसे पहले तो हम जो भी प्रिपरेशन हमारी है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। और खास ध्यान रखना, ये जो कॉलॉइड्स की प्रिपरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, लायोफोबिक के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं,
लायोफोबिक के लिए, क्योंकि लायोफोबिक सॉल ही एक ऐसा प्रकार का सॉल होता है जिसको बनाना कठिन रहता है और उसके लिए हमें कोई, हमने पढ़ा था ना डिफरेंस के अंदर भी हमने ये चीज बताई थी कि मेथड होती है, सॉरी ये जो बनाने की प्रिपरेशन होती है वो कठिन रहती है, इसलिए उसके लिए सुटेबल मेथड हमें अप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ हम ये सुटेबल मेथड अप्लाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, फिलहाल हम बात कर रहे हैं लायोफोबिक सॉल के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं, लायोफोबिक सॉल के लिए, ध्यान रखना खास। देन फर्स्ट वन इज द डिसइंटीग्रेशन मेथड, सेकंड वन इज द एग्रीगेशन मेथड। क्लियर। डिसइंटीग्रेशन मेथड के अंदर हमें 2 मेथड पढ़नी है और एग्रीगेशन में हमें 4 मेथड पढ़नी है। क्लियर। टोटल 6 मेथड हमें पढ़नी है। बहुत इजी है, आज के ही लेक्चर में ये सब कुछ खत्म करना है, तो ध्यान रखना खास और सारी बातों को साथ में नोट डाउन करते जाना, ठीक है, शांति से पढ़िएगा। चलिए, डिसइंटीग्रेशन मेथड के अंदर सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, फर्स्ट मेथड इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। क्लियर, पहली मेथड है वो, और इसका दूसरा नाम है ब्रेडिग्स आर्क मेथड। एग्जाम के अंदर जब डायरेक्ट ये पूछी जाती है तब हमें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कौन सा नाम दिया जाता है, ब्रेडिग्स आर्क नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, ब्रेडिग्स आर्क, या तो इसको ऐसा भी कहा जाता है सिंपल आर्क मेथड। क्या, सिंपल आर्क मेथड। रेडी। तो ये 3 नेम है हमारी जो फर्स्ट प्रिपरेशन की मेथड है उसके 3 नेम है। क्या, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, सेकंड वन इज द ब्रेडिग्स आर्क, सॉरी उसका दूसरा नाम ब्रेडिग्स आर्क, एक और नाम आर्क मेथड। क्लियर। ये 3 में से अगर कोई भी आती है तो हमें यही लिखना है, और ये जो मेथड है वो सबसे आईएमपी है, सबसे आईएमपी मेथड ये है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना खास, मिस्टेक ना हो। और हमारी यहाँ पे जो सेकंड मेथड है वो है पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन मेथड। रेडी। पेप्टाइजेशन यानी कि जब हम डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 2 मेथड है, कौन कौन सी, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मींस द ब्रेडिग्स आर्क और आर्क मेथड, एंड सेकंड वन इज द पेप्टाइजेशन। जब हम एग्रीगेशन की बात करते हैं तब एग्रीगेशन के अंदर हमारे पास 4 मेथड है, लेकिन इस एग्रीगेशन मेथड को सबसे पहले मैं नाम ले लेता हूं। ये जो एग्रीगेशन है ना वो जोड़ने वाली मेथड है, मतलब कि यहाँ पे कोई हम पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं करते, बल्कि यहाँ पे जो भी होता है वो सारा केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब कि ये जितनी भी प्रोसेस है वो सारी की सारी प्रोसेस कौन सी प्रोसेस कही जाती है, केमिकल प्रोसेस कही जाती है। कौन सी प्रोसेस कही जाती है, केमिकल प्रोसेस, ध्यान रखना खास, केमिकल प्रोसेस कही जाती है वो सारी मेथड को। फर्स्ट वन, उसका नाम समझ लीजिए, सबसे पहला है डबल डीकंपोजिशन। फर्स्ट वन इज द डबल डीकंपोजिशन मेथड, सेकंड वन इज द रिडक्शन मेथड, थर्ड वन इज द ऑक्सीडेशन मेथड। एंड देखिए ये जो है दोनों रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन मेथड, उसकी मदद से भी हम सॉल्व बना सकते हैं, दोनों की मदद से, और पर वहां पे हमें सुटेबल रिएक्टेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। और क्या लेंगे मैं बाद में बता रहा हूं आपको। फोर्थ मेथड है हमारे पास हाइड्रोलिसिस मेथड, यानी कि सबसे पहले तो ये नाम समझ लीजिए, कॉलॉइड्स यानी कि लायोफोबिक की जब बात चल रही है, जब हम कॉलॉइड्स बना रहे हैं तब हमारे पास कॉलॉइड्स बनाने के लिए 2 मेन पार्टीशन है, 2 पार्टीशन है। फर्स्ट वन इज द डिसइंटीग्रेशन मेथड, सेकंड वन इज द एग्रीगेशन मेथड। क्लियर। तो डिसइंटीग्रेशन मेथड कौन कौन सी है, देन फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, सेकंड वन इज द पेप्टाइजेशन। यहाँ पे हमारे पास डबल डीकंपोजिशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। क्लियर। ऐसे हमारे पास कितने मेथड है, टोटल 4 मेथड है। समझ में आई बात। एक और बात यहाँ पे खास समझ लीजिए कि कॉलॉइड बनाने के लिए जब हम डिसइंटीग्रेशन मेथड का मतलब समझिए, डिसइंटीग्रेशन मेथड मतलब क्या, कि भाई हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेट हुए पार्टिकल है उसको तोड़ेंगे, डिस मतलब कि तोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पे जो बातें हो रही होगी वो किसके लिए हो रही होगी, मैक्रो के लिए, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल होंगे वो कौन से मॉलिक्यूल होंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे। सिंपल सी बात है ना, मैक्रो मॉलिक्यूल होगा, बड़ा सा मॉलिक्यूल होगा, उसको हम क्या कर देंगे, अलग अलग पार्टीशन में तोड़ देंगे, यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे हम। यानी कि समझना, हमारे कॉलॉइड की जो पार्टिकल की जो रेंज होती है, वो रेंज क्या होती है, हमारे कॉलॉइड के पार्टिकल की रेंज 1 to 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में होती है ना। रेडी, 1 to 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में।
और यहाँ पे हम डिसइंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब कि डिसइंटीग्रेशन, ये एमसीक्यू भी आया है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। डिसइंटीग्रेशन मेथड के लिए कौन से पार्टिकल लिए जाते हैं और उसकी साइज क्या होती है। तो डिसइंटीग्रेशन मेथड के लिए 10⁻³ नैनोमीटर, क्या 10⁻³ नैनोमीटर से ज्यादा, 10⁻³ नैनोमीटर से ज्यादा, ध्यान रखना खास। इससे छोटे पार्टिकल के लिए डिसइंटीग्रेशन मेथड नहीं यूज की जाती, इससे बड़े पार्टिकल हो उसके लिए ही क्या यूज किया जाता है, डिसइंटीग्रेशन मेथड यूज किया जाता है। क्लियर। सो डिसइंटीग्रेशन मेथड सिर्फ और सिर्फ 10⁻³ नैनोमीटर पार्टिकल से बड़े साइज के पार्टिकल है उसी के लिए यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बड़े पार्टिकल को हम क्या करेंगे, डिसइंटीग्रेट करेंगे, यानी कि जो जुड़े हुए उसको तोड़ देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे और हमारा कॉलॉइड मिल जाएगा और उस कॉलॉइड को हम डिस्पर्जन मीडियम में डाल के क्या बना देंगे, सॉल्व बना देंगे। ठीक है, समझ में आई बात, इसलिए उसको डिसइंटीग्रेशन मेथड कहते हैं। एग्रीगेशन के अंदर हम क्या करेंगे, एग्रीगेशन के अंदर हम मिक्स करेंगे, क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, या तो मिक्स करेंगे या तो डिकम्पोज करेंगे, डबल डिकम्पोज करेंगे। क्लियर। रिडक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, समझ में आई बात। क्लियर। तो ध्यान रखना खास, यहाँ पे सॉरी डिकम्पोजिशन नहीं आएगा, इससे डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोज मींस तोड़ना, हमें तोड़ना नहीं है यहाँ पे, तो हमें मिक्स करना है। क्लियर। सो डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन हो गया, गलती से क्या हो जाएगा वहां पे, डबल डिस्प्लेसमेंट। हम क्या करवाएंगे, या तो डिस्प्लेस करवाएंगे, या तो रिड्यूस करवाएंगे, या तो ऑक्सीडाइज करवाएंगे, या तो हाइड्रोलाइज करवाएंगे, और वो अलग अलग मेथड से हम क्या करेंगे, हम एग्रीगेट करेंगे, मींस कंडेंस करेंगे, और जो हमें कॉलॉइड्स मिलेगा उससे हम क्या बना देंगे, सॉल्व बना देंगे। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए हम केमिकल देख लेते हैं, क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बहुत इजी है, उसके सिर्फ इक्वेशन हमें याद रखना है, किस तरीके से बने वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, साथ में इसको नोट डाउन करते रहिएगा, खास इसको साथ में नोट डाउन करना है आपको। ठीक है, चलिए फर्स्ट वन मैं पहली बात करूंगा, सबसे पहला हम यहाँ पे लिख देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। रेडी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मदद से किस तरीके से हम बनाएंगे, समझना। क्या डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या करेंगे, हम कोई एक ऐसा कंपाउंड लेंगे, कोई एक ऐसा रिएक्टेंट लेंगे जिसके साथ दूसरा रिएक्टेंट, उसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, दूसरे के साथ डिस्प्लेस हो जाएगा। क्लियर, समझ में आई बात। जैसे कि मुझे आर्सेनिक का गोल्ड सोल बनाना है, तो यहाँ पे आपको यही एग्जांपल याद रखना है। जैसे कि मैंने आर्सेनिक सल्फाइड लिया है, क्लियर, H2S3, रेडी, आर्सेनिक सल्फाइड, उसकी मैंने प्रोसेस करवा दी किसके साथ, वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ये ऑक्सीजन चला जाएगा यहाँ पे, रेडी, देखिए ऑक्सीजन चला जाएगा यहाँ पे, मतलब क्या बन जाएगा, AS2O3, क्या बन जाएगा, AS2O3, और ये सल्फर जो है, देखिए ये जो यहाँ पे समझना, ये सल्फर जो है वो कहाँ चला जाएगा, उस तरफ चला जाएगा, मतलब यहाँ पे साथ में दूसरा क्या निकल जाएगा, H2S, क्या निकल जाएगा, H2S, मतलब क्या हुआ, एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट। बट ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट करना है वो भी अकॉर्डिंग टू वैलेंसी करना है। देखिए यहाँ पे जो आर्सेनिक सल्फाइड के अंदर, यहाँ पे जो आर्सेनिक की वैलेंसी रहती है वो क्या रहती है, -3, सल्फर की वैलेंसी रहती है वो क्या रहती है, -2। क्लियर, हम फिलहाल हम साइन ध्यान में नहीं लेते, तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा तब ऑक्सीजन की वैलेंसी भी क्या है, 2, इसीलिए वो क्या बन गया यहाँ पे AS2O3। सेम जैसे यहाँ पे H2S बना, क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 थी, वैसे सल्फर की वैलेंसी भी 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, -2 है। रेडी, साइन हम ध्यान में लेते हैं, तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता है, H2S बनता है। सेम यहाँ पे H2O बनता है, सेम यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2S, इसकी वैलेंसी भी +1 है, इसकी वैलेंसी भी -2 है, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त हम साइन को ध्यान में नहीं लेते। ठीक है ना, रेडी, समझ में आई बात। सेम यहाँ पे H2O3 बन जाएगा। रेडी, तो यहाँ पे ये जो है H2O3 वो हमारा क्या बन जाएगा, कॉलोइडल सॉल्ट, क्या बन जाएगा हमारा, कॉलोइडल सॉल्ट, जो हमें बनाना था वो सॉल्ट यहाँ पे बन गया। रेडी, जो कि कौन सी मेथड से बना, एग्रीगेशन मेथड से। कौन सी मेथड से बना, एग्रीगेशन, समझना। ये क्या, हमने सिर्फ मिक्सअप किया और एक दूसरे के साथ वो लोग क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए, और हमें हमारा सॉल्ट बना के दे दिया। समझ में आई बात, क्लियर। ध्यान रखना खास, मिस्टेक ना हो, बहुत इजी है, चारों चार एक प्रोसेस के अंदर एक एक इक्वेशन है जो आपको याद रखना है। रेडी, बहुत ही इजी रहे, आप आसानी से इसको लिख भी पाओगे, लेकिन अच्छी तरीके से पहले समझ लीजिए, समझने के बाद इसको एक बार 2 बार लिखिए, फिर बिना देखे लिखने की ट्राई कीजिए, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर, सारी प्रिपरेशन। चलिए सेकंड बात करते हैं, हमारे पास दूसरी जो मेथड है वो मेथड हम बात करते हैं, वो है मेरे पास रिडक्शन। कौन सी मेथड है मेरे पास, रिडक्शन। अब समझना, रिडक्शन के अंदर क्या होता है, हम 2-3 चीजें पढ़े। रिडक्शन के अंदर भाई ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन होते हैं, क्लियर ना, हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन लूज होता है। उसमें से हमें एक डेफिनेशन याद रखनी है, ऑक्सीडेशन नंबर वाली।
तो ये इक्वेशन जो है वो आपको तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे कि मुझे गोल्ड का सॉल्व बनाना है। क्या बनाना है मुझे? गोल्ड का सॉल्व बनाना है। तो मैंने गोल्ड का एक कंपाउंड ले लिया AuCl3। क्या ले लिया? AuCl3। उसकी मैंने प्रोसेस करवा दी किसके साथ? SnCl3 के साथ, स्टेनस क्लोराइड। क्या? स्टेनस क्लोराइड के साथ मैंने प्रोसेस करवा दी। AuCl3 मेरे पास पहले से है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मुझे गोल्ड का सॉल्व रेडीमेड मिलके बन जाएगा। ये जो गोल्ड है वो गोल्ड मुझे यहाँ पे सॉल्व के फॉर्म में मिल जाएगा, और साथ में मेरा जो SnCl3 है वो कन्वर्ट हो जाएगा SnCl4 में। किसमें? SnCl4 में। किस तरीके से? देखिए, यहाँ पे एक्चुअल में हमारा जो ये Au है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? Au का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम गिनने बैठे तो Au अगर हम गिनते हैं तो 3 1 3 माइनस उस तरफ जाएगा, +3 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा गोल्ड का? 0। यानी इनडायरेक्टली क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। गोल्ड का जो क्लोराइड हमने लिया था, ये जो गोल्ड का क्लोराइड है वो किस में कन्वर्ट हो गया? Au के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्लियर? ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? 3 से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? सीधा 0 हो गया। रेडी? सेम थिंग SnCl3, यहाँ पे +3 था, सामने क्या हो गया? +4 हो गया। मतलब Sn जो है, Sn वो एक में क्या हुआ? Sn में ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट आया, लेकिन हमें तो किसका सॉल्व चाहिए? गोल्ड का। तो हमें ये जो गोल्ड का सॉल्व चाहिए था वो गोल्ड का सॉल्व यहाँ पे हमें मिल गया। रेडी? ये जो है वो गोल्ड सॉल्व हमें यहाँ पे मिल गया, बनाना था हमें। सिंपल। रेडी? ये प्रोसेस कौन सी प्रोसेस हो गई? रिडक्शन। कौन सी प्रोसेस हो गई यहाँ पे? ये रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन में कुछ नहीं करना। रिडक्शन में क्या किया हमने? सिर्फ गोल्ड का सॉल्व बनाना था, तो गोल्ड का हमने कंपाउंड ले लिया और हमने गोल्ड को क्या करवा दिया? रिड्यूस करवा दिया। तो हमें क्या मिल गया? गोल्ड का सॉल्व हमें रेडीमेड मिल। यहाँ पे देखिए, गोल्ड का सॉल्व हमारे पास आ गया सीधा, सिंपल, बिना किसी झिझक के। सिंपल ना? चलिए, उसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर, ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में सेम जैसे हम सीखे थे कि भाई या तो ऑक्सीजन ऐड होता है या लूज होता है वगैरह वगैरह, जो भी हमारी प्रोसेस थी, बराबर। उसमें से हमें यहाँ पे डेफिनेशन याद रखनी है ऑक्सीडेशन की। चलिए, जैसे नॉर्मल मैंने एक ब्रोमीन ले लिया, कोई कंपाउंड मैंने ब्रोमीन ले लिया। क्या ले लिया? ब्रोमीन। वो ब्रोमीन की मैंने प्रोसेस करवाई किसके साथ? H2S के साथ। किसके साथ प्रोसेस करवाई? H2S के साथ। समझिएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन के थ्रू, ये भी खास ध्यान रखना काम का है, सल्फर का सॉल्व जब मुझे चाहिए, क्या चाहिए मुझे? जब सल्फर का मुझे जब सॉल्व चाहिए, तो सल्फर का सॉल्व बनाने के लिए मैं किसका यूज करता हूँ? सल्फर का सॉल्व बनाने के लिए मैं ऑक्सीडेशन मेथड का यूज करता हूँ। किसका यूज करता हूँ? ऑक्सीडेशन मेथड का। खास ध्यान रखिएगा, किसका यूज करता हूँ? ऑक्सीडेशन मेथड का। यानी कि यहाँ पे देखिए, ब्रोमीन जब H2 के साथ प्रोसेस करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे ये जो सल्फर है वो अलग हो जाएगा, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन लूज हो गया। क्लियर ना? हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कहते क्या थे? ऑक्सीजन ऐड होना या तो हाइड्रोजन निकलना। यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, देखिए निकल गया हाइड्रोजन, और किसके साथ जुड़ गया वो हाइड्रोजन? यहाँ Br2 के साथ जुड़ गया, मतलब क्या बन गया? वो HBr बन गया। हमें क्या चाहिए था? सल्फर का सॉल्व चाहिए था, मिल गया सल्फर का सॉल्व यहाँ पे। सेम ऐसी एक प्रोसेस दूसरी भी आप करवा सकते हो। अगर मैं ब्रोमीन की जगह पे यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड भी ले लेता हूँ और मैंने प्रोसेस करवाई उसकी H2S के साथ, तो क्या होगा? इससे भी मुझे क्या मिल जाएगा? इससे भी मुझे सल्फर का सॉल्व तो मिल ही जाएगा। क्या? इससे भी मुझे सॉल्व तो मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसके साथ ये देखिए, ये H यहाँ पे आ गया। समझना बहुत इजी है। उसके साथ जैसे ही ये सल्फर यहाँ पे निकलेगा, सल्फर यहाँ पे निकलेगा, तो ये दोनों मिक्स हो गया, बना देंगे वाटर। क्या बना देंगे? वाटर। क्या बना देंगे? वाटर। पानी का मॉलिक्यूल मिल गया। रेडी? यानी कि मुझे यहाँ पे सल्फर का जो सॉल्व चाहिए था वो सॉल्व मेरे पास बन के आ गया। सिंपल है। रेडी? यहाँ पे जो सॉल्व है वो सॉल्व मेरे पास बन के आ गया। देखिए, 3 प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो गई है। फर्स्ट वन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वन इज द रिडक्शन एंड थर्ड वन इज द ऑक्सीडेशन। क्लियर? ये तीनों तीन एक बार फिर से समझ लीजिए। डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या किया है? हमने सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट को डिस्प्लेस करवाया है। रिडक्शन में हमने गोल्ड को क्या करवाया है? रिड्यूस करवाया है। ऑक्सीडेशन में हमने ब्रोमीन, जैसे इसमें आया वैसे सल्फर का सॉल्व बनाने के लिए क्या करवाया? यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाया। क्लियर? तो खास ध्यान रखिएगा, यही इक्वेशन आपको लिखने हैं और यही इक्वेशन आपको याद भी रखना है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर देखिए, जैसे कि यहाँ पे गोल्ड के फॉर्म में आप अगर इक्वेशन और लिखना चाहो ना, तो यहाँ पे AuCl3 प्लस यहाँ पे SnCl3 की जगह पे साथ में एक चीज बताई हुई है HCHO, यानी कि फॉर्माल्डिहाइड। तो वो फॉर्माल्डिहाइड सेम यही प्रोसेस हो जाती है। ये जो AuCl3 है वो फॉर्माल्डिहाइड से जब प्रोसेस करता है तब ये फॉर्माल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? ये जो है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? एसिटिक एसिड में, माफ कीजिए मीथेनोइक एसिड में। किसमें? फॉर्मिक एसिड में। क्लियर? क्योंकि फॉर्माल्डिहाइड बन जाएगा फॉर्मिक एसिड और हमारा गोल्ड का सॉल्व हमें इसके ऊपर से मिल जाएगा। ठीक है? अच्छी तरीके से पूरे वीडियो को एक बार देख लीजिए और सारी बातों को नोट कर लीजिए। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे हमने अगले सेशन के अंदर 3 प्रोसेस खत्म कर दी, जो कि केमिकल प्रोसेस थी, डबल डिस्प्लेसमेंट, देन रिडक्शन, देन ऑक्सीडेशन। इन प्रोसेस के दौरान कौन कौन से टाइप के सॉल्व बनाए जाते हैं वो भी बहुत आईएमपी है, वो भी पूछा जाता है। सेकंड थिंग, ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि भाई कोई भी जैसे कि 2 प्रोसेस है तो वो कोई भी 2 प्रोसेस 2 मार्क में पूछ लेंगे, क्लियर। तो वो सारी प्रोसेस के अंदर जो इक्वेशन आपने लिखे थे वो इक्वेशन आपको याद करने हैं खास, ठीक है। आखिरी प्रोसेस जो 4th नंबर की बाकी थी उसको हम खत्म करते हैं। 4th नंबर की जो हमारी प्रोसेस थी, 4th नंबर नाम हाइड्रोलिसिस। क्या? हाइड्रोलिसिस। रेडी? हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस मींस व्हाट, आपको पता है, आप 10th से पढ़ते आ रहे हो। हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या, कोई भी कंपाउंड, कोई भी रिएक्टेंट को किसके साथ, वाटर के साथ प्रोसेस करवाई जाती है, क्लियर ना। हम यहाँ पे जैसे कि आयरन हाइड्रोक्साइड, यानी कि आयरन का मुझे अगर गोल्ड का सॉल्व बनाना है तो मैं क्या करूँ, आयरन का कोई एक कंपाउंड लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया FeCl3, उसकी मैंने प्रोसेस करवा दी किसके साथ, वाटर के साथ। तो क्या बन जाएगा, आप लोग जानते हो कि भाई आयरन जो है वो वाटर के साथ क्या बना देगा, FeOH थ्राइस। रेडी? FeOH थ्राइस, यानी कि आयरन हाइड्रोक्साइड का मेरा कोलोइडल सॉल्व मुझे मिल जाएगा। रेडी? और ये मुझे बनाना था। तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा जो FeOH थ्राइस है वो, जो कि एक प्रकार का कोलोइडल सॉल्व है, जो कि हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू बनाया गया है। आप ऐसे दूसरे एग्जांपल भी लिख सकते हो, लेकिन वो सूटेबल होने चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना खास। प्लस यहाँ पे देखिए H और साथ में Cl, वो दोनों मिलके क्या HCl के फॉर्म में वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। रेडी? तो ये हमारी 4th नंबर की मेथड, ये 4th नंबर की मेथड यहाँ पे आ गई, क्या, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। हाइड्रोलिसिस थ्रू समझिए 4 प्रोसेस थी। हाइड्रोलिसिस थ्रू जो हम करवाते हैं उसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट था उसके अंदर हम मिक्स करते हैं, देन रिडक्शन के अंदर हम किसी ना किसी को रिड्यूस करवाते हैं, ऑक्सीडेशन में किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज करवाते हैं, यहाँ पे हमने वाटर के थ्रू मिक्सअप किया। यानी कि ये चारों 4 मेथड, जितनी भी मेथड हमने फिलहाल पढ़ी वो चारों 4 मेथड कौन सी मेथड कही जाती है, एग्रीगेशन। कौन सी मेथड कही जाती है, एग्रीगेशन। याद रखना खास, कौन सी मेथड है वो, एग्रीगेशन। रेडी? मिस्टेक ना हो, एग्रीगेशन मींस व्हाट, कंडेंसेशन। अगर आपको पूछा जाए एग्रीगेशन की जगह पे कि भाई कौन सी ये कंडेंसेशन मेथड, अगर आप बताइए, देन कंडेंसेशन में अंदर भी, कंडेंसेशन के अंदर भी आप ये 4 मेथड लिख सकते हो। रेडी? एग्रीगेशन या तो कंडेंसेशन, जहां पे हम क्या करने वाले हैं, मिक्स करने वाले हैं। रेडी? चारों 4 फिर से नाम बोल देता हूं, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। डन? मिस्टेक ना हो खास। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम गोल्ड का सॉल्व, सॉरी माफ कीजिए, आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व बनाते हैं। आर्सेनिक सल्फाइड उसकी वाटर के साथ प्रोसेस करवाते हैं और हमें आर्सेनिक ऑक्साइड का सॉल्व मिलता है। देन आफ्टर हम रिडक्शन के अंदर गोल्ड का सॉल्व बनाते हैं और गोल्ड के अंदर हम कोई भी गोल्ड का कंपाउंड लेते हैं, लाइक AuCl3। रेडी? वो गोल्ड क्लोराइड, उसकी हमने गोल्ड के सॉल्व में कन्वर्टेशन कर दिया, रिड्यूस करवा दिया उसको। ऑक्सीडेशन के अंदर हमने ब्रोमीन को रिड्यूस करवा दिया, ऑक्सीडाइज करवा दिया। रेडी? या तो सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करवा दिया। तो इन शॉर्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर ये प्रोसेस कर दी। तो इन सारी प्रोसेस के अंदर हमने एक प्रकार का क्या किया, एग्रीगेशन किया। क्या किया? एग्रीगेशन। इसीलिए ये चारों 4 मेथड को क्या कहते हैं, एग्रीगेशन मेथड। रेडी? अब हमें इस टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे अहम टॉपिक पढ़ना है और वो है प्रिपरेशन ऑफ कॉलोइड बाय डिसइंटीग्रेशन मेथड। बाय डिसइंटीग्रेशन मेथड, ध्यान रखना खास, डिसइंटीग्रेशन मेथड। ये जो डिसइंटीग्रेशन मेथड हमारे पास है वो डिसइंटीग्रेशन मेथड, उसमें दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फर्स्ट मेथड हमारे पास है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। क्या? इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, यानी कि ब्रेडिग्स आर्क मेथड। ब्रेडिग्स आर्क मेथड। ब्रेडिग्स आर्क मेथड, मैं पूरा नाम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसी नाम से जनरली क्वेश्चंस आते हैं। एक्सप्लेन द ब्रेडिग्स आर्क मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्व, और वो भी कौन से प्रकार के सॉल्व के लिए हम बात कर रहे हैं, कौन से प्रकार के सॉल्व, लायोफोबिक। कौन से प्रकार के, लायोफोबिक। क्लियर ना? क्योंकि लायोफोबिक सॉल्व के अंदर क्या, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहता है, दूर दूर भागते रहते हैं, इसलिए उसको बनाने के लिए कुछ हमें बाहर से प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ती है। रेडी? तो उसमें से हमें पढ़ना है आज कौन सी मेथड पढ़नी है, ब्रेडिग्स आर्क मेथड। ध्यान रखना, दूसरा नाम क्या है ब्रेडिग्स आर्क मेथड का, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। रेडी? ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड या तो सिंपल आर्क मेथड। क्या? सिंपल आर्क मेथड भी कहते हैं उसको। रेडी? ध्यान रखना खास, आर्क मेथड या तो इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड या तो ब्रेडिग्स आर्क मेथड। ठीक है?
और इसके अंदर ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा काम में आएगा आपको। इस मेथड के अंदर हम गोल्ड, सिल्वर या तो प्लेटिनम जैसी मेटल का सॉल्व आसानी से बना सकते हैं। क्या इस मेथड से हम गोल्ड, प्लेटिनम या तो सिल्वर जैसी मेटल का सॉल्व आसानी से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मार्क्स का गुजकेट के अंदर आ चुका क्वेश्चन है कि भाई गोल्ड का एक सॉल्व जिसका नाम है पर्पल ऑफ कैसियस गोल्ड का एक सॉल्व है। क्लियर, ध्यान रखना खास, पर्पल ऑफ कैसियस ये गोल्ड का सॉल्व है। पर्पल ऑफ कैसियस यानी कि हम ब्रेडिक्स आर्क मेथड से ये 3 मेटल का सॉल्व आसानी से बना सकते हैं। उसमें से गोल्ड का सॉल्व का नाम है पर्पल ऑफ कैसियस, ऐसा एग्जाम में आया था। पर्पल ऑफ कैसियस एक प्रकार का सॉल्व है। किसका सॉल्व है? तो गोल्ड का सॉल्व है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना खास। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के सॉल्व की। किसकी बात करने वाले हैं? गोल्ड के सॉल्व की। हमें गोल्ड का ही सॉल्व बनाना है, चाहे आप सिल्वर का भी बना सकते हो, चाहे आप प्लेटिनम का भी बना सकते हो। आपको एग्जाम में ये 3 में से कोई मेटल का बनाने के लिए पूछे तो आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना खास। चलिए चालू करते हैं। तो प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो इनकी फिगर है वो फिगर आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, सब कुछ वही है, उसी में से ही आप पूरी थियरी लिखने वाले हो। ठीक है, ध्यान रखना खास। तो ब्रेडिक्स आर्क मेथड के अंदर हम उसको आर्क मेथड क्यों कहते हैं? पहले तो वहां पे क्या होता है, एक प्रकार की आर्क जनरेट होती है, एक प्रकार का स्पार्क जनरेट होता है। क्लियर, और स्पार्क अगर जनरेट होता है तो वहां लॉट्स ऑफ हीट चाहिए। अगर लॉट्स ऑफ हीट चाहिए तो हम वहां पे करंट पास करवाएंगे। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहले एक बीकर लेना है। समझ लीजिए, सबसे पहले आप लोग एक बीकर ले लीजिए। उस बीकर के अंदर आपने क्या डाल दिया है? वाटर डाल दिया। रेडी, एक बीकर ले लिया आपने, उस बीकर के अंदर आपने क्या डाल दिया? वाटर के मॉलिक्यूल डाल दिए। समझना बहुत अच्छी तरीके से, फिगर जो है उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। क्लियर, और उसके बाहर एक और बड़ा सा बीकर आपको लेना है। क्या करना है? उसके बाहर एक और आपको बड़ा सा बीकर लेना है। चलिए ये बड़ा सा बीकर हमने यहाँ पे ले लिया, बराबर। समझिए क्या हुआ है, यहाँ पे हमने एक बीकर ले लिया अंदर, और बाहर हमने एक और बड़ा सा बीकर ले लिया, और उस बीकर के अंदर हमने क्या भर दिया? आइस भर दिया। क्या भर दिया? आइस। क्यों आइस भरा मैं आपको बाद में समझाता हूँ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लास्ट तक देखिएगा, पूरी मेथड आपको यही दिमाग में बैठ जाएगी। यहाँ पे हमने क्या भर दिया है? आइस भर दिया है, बर्फ भर दिया है। रेडी, बहुत ही ज्यादा ठंड, एकदम यहाँ पे एकदम कोल्ड सिचुएशन आ जाएगी, बहुत ही ज्यादा। हमने यहाँ पे क्या भर दिया है? बर्फ भर दिया है, आइस भर दिया है। चलिए रेडी, हमने यहाँ पे क्या भर दिया है? ये आइस भर दिया। रेडी, और अंदर हमने क्या भर दिया है? वाटर। क्लियर, तो सबसे पहले इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या भर दिया है? वाटर भर दिया है। रेडी, और ये हमने क्या कर दिया है? यहाँ पे आइस भर दिया है। ये जो वाटर है ना, वो वाटर हमारे लिए क्या काम करेगा? एज ए डिस्पर्जन मीडियम। क्योंकि हमें सॉल्व बनाना हो, आप लोग जानते हो कि भाई अगर मुझे सॉल्व बनाना हो तो सॉल्व बनाने के लिए मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगी? एक उसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज होगा और एक उसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम होगा। रेडी, तो मुझे अगर सॉल्व बनाना होगा तो मेरे पास डिस्पर्जन मीडियम के फॉर्म में यहाँ पे क्या है? मेरे पास वाटर, और मेरे पास डिस्पर्स्ड फेज के फॉर्म में क्या है? तो मुझे जिसका सॉल्व बनाना है, मुझे किसका सॉल्व बनाना है? गोल्ड का। तो अगर मुझे गोल्ड का सॉल्व बनाना है तो मेरे पास गोल्ड का फेज होना चाहिए। तो यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गोल्ड के 2 रोड डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं? गोल्ड के 2 रोड। गोल्ड रोड। रेडी, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? गोल्ड रोड। इस बात का खास ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको जिस मेटल का सॉल्व बनाना है, आपको जिस मेटल का सॉल्व बनाना है उसी मेटल का आप लोग यहाँ पे रोड डाल सकते हो, उसी मेटल का आपको रोड लेना है। समझ में आई बात? क्लियर, क्या करना है? फिर से एक बार अरेंजमेंट समझ लीजिए। हमने बीकर ले लिया छोटा सा, उसके अंदर पानी डाल दिया, उसको उठा के आइस क्यूब से भरे हुए बीकर के अंदर डाल दिया, रख दिया। रेडी, और उसके अंदर हमने वो जो बीकर पानी वाला था उसके अंदर जिस मेटल का हमें सॉल्व बनाना है वो मेटल का हमने क्या डाल दिया? रोड। अब इसको हमने क्या कर दिया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे कि ये हमने पॉजिटिव जोड़ दिया, ये हमने नेगेटिव जोड़ दिया, मतलब कि ये हमारा एनोड कहा जाएगा और ये हमारा कैथोड कहा जाएगा। क्लियर ना? ये तो आप जानते ही हो, आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ के आए हो, बराबर। तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो है इसके अंदर
जैसे ही मैंने शुरुआत किया था जब ये टॉपिक, तब मैंने आपको एक चीज बताई कि यहाँ पे मुझे आर्क जनरेट करवाना होगा। क्या जनरेट करवाना होगा? आर्क। और आर्क के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक चीज डालनी पड़ेगी। कौन सी चीज डालनी पड़ेगी मुझे? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी डालोगे वो इलेक्ट्रिसिटी आपको खास ध्यान रखना है, वो क्या होनी चाहिए? हाई। क्या होना चाहिए? हाई। आपको यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिसिटी डालनी है। क्या? हाई वोल्टेज देना है। रेडी? खास ध्यान रखना, हाई वोल्टेज का सप्लाई आपको देना है। हाई वोल्टेज का सप्लाई आपको देना है यहाँ, बराबर। यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज होगा तो क्या होगा? क्यों हाई वोल्टेज का सप्लाई देना है? क्योंकि आर्क बनानी है। तो जैसे ही आप हाई वोल्टेज दोगे वैसे ही यहाँ पे क्या, इसके बीच में आर्क जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? एक प्रकार की आर्क जनरेट होगी। क्या? आर्क, बराबर। ये जो गोल्ड के पार्टिकल है, यहाँ पे जो गोल्ड का रोड है, ये गोल्ड का रोड है, बराबर। ये जो पार्टिकल आपको आर्क दिख रही है, वहां पे क्या बीच में आर्क जनरेट होगी। अब उस आर्क की वजह से क्या होगा समझना। ये देखिए, ये गोल्ड के रोड है। अब एक्चुअल में गोल्ड के रोड है। हमने यहाँ पे जब मैंने चालू किया था ये प्रोसेस, जब डीसी चालू किया तब मैंने लायोफोबिक के लिए एक बात आपको बताई थी। यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं ना। यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? मैक्रो। क्योंकि डिसइंटीग्रेशन चल रहा है। डिसइंटीग्रेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं? इंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन के अंदर क्या करने वाले हैं? हम तोड़ने वाले हैं। तो ये जो है वो बड़ा सा मॉलिक्यूल, मेरे पास बड़ा सा डंडा है, तो उसमें से सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? जैसे ही यहाँ से मैं हाई वोल्टेज पास करूंगा तो ये जो गोल्ड के मॉलिक्यूल यहाँ से क्या आ जाएंगे? सॉल्यूशन में आ जाएंगे। देखिए, ये जो गोल्ड के मॉलिक्यूल है छोटे छोटे, वो क्या हो जाएंगे? यहाँ सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। क्लियर? जो कि एक बड़ा सा मॉलिक्यूल था, उसके अंदर से ये गोल्ड के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में आ गए। लेकिन यहाँ पे एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो है ना, ये गोल्ड के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में आ गए तो आपको एक क्वेश्चन दिमाग में आता होगा, सर ये तो सिंपल है, तो आइस वाइस डालने की क्या जरूरत थी? ये तो डायरेक्ट भी हो जाता है। पर यहाँ पे एक तो ये गोल्ड को पिघलाने के लिए हाई वोल्टेज देना कंपलसरी रहता है, वरना तो गोल्ड पिघलेगा नहीं। अगर हम हाई वोल्टेज देंगे और वो वाटर के अंदर गया तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि ये जो गोल्ड के जो पार्टिकल है, वो गोल्ड के जो कॉलॉइड पार्टिकल है, वो क्या? स्टीम, यानी कि गोल्ड के जो पार्टिकल है वो गैसियस फॉर्म में निकल जाएंगे, सीधे बाहर क्या हो जाएंगे यहाँ से। क्योंकि हायर वोल्टेज मिल गया उसको, पानी के अंदर वो गए हैं, तो पानी के अंदर क्या हो जाएगा? उसको स्टीम के पानी के अंदर वो क्या, अगर उसको प्रॉपर टेम्परेचर जो उसको चाहिए वो नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। सीधी बात है ना। तो ये जैसे ही बाहर उड़ने की ट्राई करेगा वैसे ही ये जो बर्फ है, वो टेम्परेचर है, वो क्या कर देगा? जैसे ही वो बाहर उड़ के गया उसको पकड़ के नीचे बिठाएगा। क्लियर? ये क्या करेगा? जैसे ऊपर जाएगा सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। इसीलिए ये जो आइस है, वो आइस की रिक्वायरमेंट इसलिए रहती है। रेडी? देखिए, मैं यहाँ से चालू किया, मैंने तब से लेके जो भी बोल रहा हूँ वो सारी बातें आपको इसके अंदर लिखनी है, बराबर। मैं साथ में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी बातें आपको इसके अंदर लिखनी है। ध्यान रखना खास। क्या? सबसे पहले से लेके आखिर तक अभी तक देखिए, जैसे कि यहाँ पे आइस का काम क्या है, क्यों हमने ये गोल्ड के रोड लिए, मैक्रोमोलिक्यूल को तोड़ा जाता है, वो सारी बातें। गोल्ड के रोड लेने हैं, कैथोड कौन एनोड कौन, वो सारी बातें। ठीक है? हाई वोल्टेज सप्लाई देना है, वो सब। सो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम के अंदर। रेडी? तो स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाए, यानी कि गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और बाहर निकल जाए, तो ये चीज तो हमारे लिए जरूरत होगी नहीं। क्योंकि देखिए, गोल्ड बनाना है और गोल्ड उड़ गया, एक तो हाथ में जो था वो भी निकल गया, तो ऐसा तो पॉसिबल हम करेंगे नहीं। तो क्या होगा? हम उसको वापस लेके आएंगे, तो वापस लाने के लिए हम क्या डालेंगे? आइस। इसलिए यहाँ पे क्या डाला जाता है? आइस। तो ये आइस का जो ठंडा टेम्परेचर है, जो कोल्ड टेम्परेचर है, वो क्या करता है? उसको पकड़ के नीचे बिठाता है। ये जो है उसको पकड़ के नीचे बिठाता है। क्लियर? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जैसे कि स्टीम से बचने के लिए मतलब स्टीम में कन्वर्ट होने से बचने के लिए हमने कोल्ड टेम्परेचर देने के लिए उसके अंदर क्या डाल दिया? आइस डाल दिया। तो एक और सिचुएशन आ जाएगी कि अगर ये आइस इसको पकड़ पकड़ के बिठा दे रहा है, तो ये जो मॉलिक्यूल है, समझना, ये मॉलिक्यूल अगर पानी में गए तो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? वापस जुड़ जाएंगे, एग्रीड हो जाएंगे वापस। क्लियर? क्योंकि ये तो क्या है? हाईली अनस्टेबल होते हैं, पता है ना आप लोग, आप पढ़े थे लायोफोबिक इज हाईली अनस्टेबल, डिफरेंस के अंदर भी आ गया था। लायोफोबिक क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल। तो ये अगर अनस्टेबल है तो उसको स्टेबल करना पड़ेगा। तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसके अंदर क्या डाला जाता है? KOH। क्या डाला जाता है? KOH। ध्यान रखना, क्या? उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसके अंदर क्या डाला जाता है? KOH। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए अगर हम KOH डालते हैं तो KOH का काम क्या है? KOH क्या करेगा यहाँ पे? तो एक बात समझिए, एक्चुअल में प्रोसेस ये होती है। देखिए, ये जो बीकर था, ये अंदर का जो बीकर है उसकी बात कर रहे हैं हम। रेडी? उसके अंदर हमने क्या भरा हुआ है? यहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो पानी भर दिया, फिर ये जो गोल्ड के ये जो छोटे छोटे यहाँ पे आपको पार्टिकल दिख रहे हैं, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल। रेडी?
तो जैसे ही हमने इसके अंदर KOH डाला, क्या डाला हमने इसके अंदर KOH डाला, तो हमें क्या डर है कि वो भाई ये जो आसपास में बर्फ है उसको पकड़ के नीचे बिठा रहा है, तो ये सब एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो गए, तो मिक्स होके क्या बना देंगे, एक नया सॉल्व बना देंगे। क्लियर ना, ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, तो वापिस जो डंडा था वो क्या हो जाएगा, ऐसे गुच्छा हो गया, वापिस नीचे हमें गोल्ड के फॉर्म में मिल जाएगा, हमें सॉल्व तो मिलेगा नहीं। तो क्या करेगा ये जो है वो KOH क्या करेगा, ये जो हमारे पास ये जो पार्टिकल आपको अलग दिख रहे हैं, वो पार्टिकल के अंदर, क्योंकि ये तो गोल्ड फुल क्या होता है, पॉजिटिवली पार्ट, क्लियर, उसमें से ये जो OH है वो OH इसके आसपास क्या आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे जमा हो जाएगा, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसके आसपास जमा हो जाएगा। अब आप लोग जानते हो कि नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, दूर भगाएंगे ना, तो नेगेटिव नेगेटिव अगर रिपल करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, मतलब कि ये KOH जो है वो KOH क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, रेडी ना, उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर ये OH माइनस आयन जो है वो OH माइनस आयन अगर इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो जा रहे हैं, ज्यादा स्टेबल होते जा रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे से जुड़ देंगे नहीं, यानी कि हमें जो डर था मिक्स होने का वो तो चला गया। रेडी, यानी दो बातों का यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आ गया कि पहले हमें स्टीम बनानी थी, सॉरी पहले स्टीम था उससे नॉर्मल फॉर्म में लाना था, क्यों, क्योंकि सारे उड़ ना जाए, अब नॉर्मल फॉर्म में आए तो वापस जुड़ ना जाए, तो उसके लिए हमने स्टेबिलिटी कम करने सॉरी बढ़ाने के लिए क्या डाल दिया उसके अंदर, KOH, क्या डाल दिया, KOH। वो KOH में से जो नेगेटिवली चार्ज आयन है वो नेगेटिवली चार्ज आयन वो क्या करेंगे, KOH में से जो नेगेटिवली पार्ट है वो नेगेटिवली पार्ट क्या करेंगे, यहाँ पे OH माइनस उसके आसपास जुड़ जाएंगे, जैसे कि ये गोल्ड है, रेडी ना, ये गोल्ड के पार्टिकल है, तो गोल्ड के पार्टिकल के आसपास जैसे नेगेटिव OH माइनस आ जाएंगे, दूसरा गोल्ड होगा दूसरे गोल्ड के आसपास से नेगेटिव माइनस आ जाएंगे, यानी कि ये दोनों जो है वो पास में आ पाएंगे नहीं, एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर दूर भागेंगे, और अगर एक दूसरे से ये दूर दूर भागेंगे तो फिर ये वापिस ऐसे मिक्सअप हो पाएंगे नहीं, और हमें हमारा जो सॉल्व चाहिए गोल्ड का छोटे छोटे टुकड़ों वाला, वो गोल्ड का सॉल्व हमें मिल जाएगा, जिसकी साइज हमारा जो कॉलॉइड के पार्टिकल की साइज होती है उसके जितना होगा, 10⁻1 से लेके 10⁻3 के बीच में नैनोमीटर। क्लियर, तो ये ध्यान रखना खास। रेडी, समझ में आई बात, ये है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ ब्रेडिक्स आर्क क्या है। ब्रेडिक्स आर्क मेथड जो है सबसे पहले तो उसका दूसरा नाम है क्या, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, या तो दूसरा नाम है उसका आर्क मेथड। क्लियर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर्क जनरेट करनी होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेटअप देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया, बीकर के अंदर पानी डाल दिया, जिस मेटल का हमें सोल बनाना है उस मेटल के रोड हमने डाल दिया। जैसे मुझे गोल्ड का सोल बनाना है तो मैंने गोल्ड के रोड यहाँ पे डाल दिए। क्लियर, और खास बात उसके ऊपर मुझे क्या देना है, यहाँ पे हाई वोल्टेज देना है। क्या देना है मुझे, हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक जबरदस्त स्पार्क जनरेट होगा, यानी कि एक जबरदस्त आर्क जनरेट होगा, एक चिंगारी जलेगी। क्लियर, वो जो चिंगारी होगी वो चिंगारी की वजह से क्या होगा, ये गोल्ड धीरे धीरे पिघलेगा और सॉल्यूशन के अंदर आएगा। लेकिन वो चिंगारी इतनी जबरदस्त होती है कि इसको क्या स्टीम के फॉर्म में बाहर निकाल दे रही है। तो उसको स्टेबल करने के लिए, वो उसको नीचे लाने के लिए हमने क्या डाला है, उस बीकर को उठा के इसमें डाल दिया बर्फ के कंटेनर में। क्लियर, तो बर्फ का जो कंटेनर है उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बहुत ठंडा है, बहुत कोल्ड है। क्लियर, बहुत लो टेम्परेचर है, वो क्या करेगा, उसको वापस बिठा देगा। रेडी, लेकिन ये तो हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो ये शांति से बैठेंगे नहीं, दूसरे के साथ जुड़ने की ट्राई करेंगे। तो जैसे ही वो जुड़ रहे हैं तो जुड़ने की ट्राई करेंगे, तो हमें तो अगर मिक्स हो गए तो बात खत्म हो गई। डंडा था उसमें से हमें गुच्छा मिल जाएगा, तो वो तो हमें करना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हमने उसके अंदर क्या डाल दिया, KOH। क्लियर, एक और बात मैं आपको बता दूं, वो भी साथ में नोट कर लीजिएगा कि हमने जो 4 प्रोसेस पढ़ी थी आगे, डबल डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस, इन चारों 4 के अंदर भी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या डाला जाता है, KOH। ये KOH जो है इसके अंदर ऐड किया जाता है, किसके लिए, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। कर सकते हो, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या कौन सा कंपाउंड डाला जाता है। ये चारों 4 के अंदर भी क्या डाल सकते हैं हम, KOH डाल सकते हैं। क्यों, सोल की जो स्टेबिलिटी है, क्या जो सोल की स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको ये चीज करनी होती है। क्लियर, याद रखना खास। रेडी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ब्रेडिक्स आर्क मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। किसी को समझ में नहीं आई है तो वापस जाइए वीडियो में, पूछ कीजिए, पूरा समझिए पहले तो टॉपिक है क्या, फिर शांति से वीडियो को एक बार देखिए और साथ में मैंने जो जो बोला है वो साथ कुछ नोट करते जाइए। ठीक है, और जो नोट्स मैंने आपको दी हुई है या नोट्स इसकी जो भी मैं देने वाला हूँ एक्स्ट्रा, उसके अंदर ये सारी बातें तो लिखी हुई है, लेकिन जो समझाया गया है वो डायरेक्ट आप दिमाग में बिठा दीजिएगा, आप वो चीज भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आखिरी टॉपिक खत्म करते हैं, उसके बाद हमारी जो सेकंड मेथड है
डिसइंटीग्रेशन मेथड के अंदर हमारी जो सेकंड मेथड है वो है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन पेप्टाइजेशन मेथड जो है बहुत इजी है। पेप्टाइजेशन मेथड तो बहुत इजी है क्योंकि ये जो है वो नॉर्मली शेकिंग से बन जाता है। नॉर्मली शेकिंग ही होता है। एक बात समझिएगा, हमने यहाँ पे बात की पहले कि भाई ये जो प्रोसेसेस है डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस या जो प्रोसेस है वो लायोफोबिक के लिए, क्लियर। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो एक प्रकार का एक्सेप्शन है, ये नॉर्मली शेकिंग से भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली शेक करने के लिए हमारे पास कोई सुटेबल कंडीशन चाहिए। वो जो सुटेबल कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ये प्रोसेस भी 2 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखेगी, ध्यान रखना। सबसे पहले तो पेप्टाइजेशन मेथड के लिए आपके पास 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पेप्टाइजेशन मेथड के लिए आपके पास 3 चीजें होना जरूरी है। सबसे पहला आपके पास होना चाहिए वाटर, क्लियर। वाटर के साथ आपके पास होना चाहिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना क्या, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए वाटर, सेकंड वन आपके पास क्या होना चाहिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, एंड थर्ड इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए KOH। क्या होना चाहिए KOH। स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास KOH। रेडी, ध्यान रखना। पेप्टाइजेशन मेथड जो है वो पेप्टाइजेशन मेथड बहुत इजी है, कुछ नहीं है, 2 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा। पेप्टाइजेशन के लिए 3 चीजें आप याद रख लीजिए। क्या, पेप्टाइजेशन मेथड के अंदर मुझे ये 3 चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। कौन कौन सी 3 चीजें? मेरे पास पेप्टाइजेशन करने के लिए वाटर होना जरूरी है, दूसरा मेरे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटी होना जरूरी है, जैसे कि हमने बात की थी सिल्वर का जो प्रिपिटी होता है, क्लियर ना, सिल्वर का व्हाइट कलर का प्रिपिटी होता है ना। इन शॉर्ट जिस मेटल का ये प्रिपिटी जो है ना, वो जिस मेटल का आपको सॉल्व बनाना है, जिस मेटल का हमें सॉल्व बनाना है वो मेटल का हमारे पास क्या होना चाहिए प्रिपिटी होना चाहिए, ठीक है। तो वो मुझे क्या बना देगा, डायरेक्ट मेरे पास एक सॉल्व बन के मुझे दे देगा। रेडी, बहुत इजी है। क्या करना होता है इसके अंदर, एक टेस्ट ट्यूब ली जाती है, जैसे आप लैब के अंदर देखते हो, क्लियर ना। तो वो टेस्ट ट्यूब आपने ले ली। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद उसके अंदर हमें ये 3 चीजों का मिक्सअप डाल देना है। 3 चीजें इसके अंदर हम डाल देते हैं, जैसे मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, वाटर के मॉलिक्यूल डाल दिए, सिंपल। वाटर डाल दिया, प्लस इसके अंदर कोई भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी डाल दी है मैंने, जैसे मैंने सिल्वर की बात की तो सिल्वर की पीपीटी डाल दी, रेडी, जो कि व्हाइट कलर के होते हैं। प्लस उसके अंदर और एक चीज क्या डाल दी मैंने, KOH डाल दी। क्या डाल दी, एक और चीज KOH, रेडी। एक और चीज मैंने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, KOH ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये KOH जो है वो KOH क्यों डाला जाता है। एक्चुअल में KOH की जरूरत नहीं है, प्रोसेस के अंदर KOH का कुछ काम नहीं होता, लेकिन ये KOH जो है वो क्या करता है, हमारा जो सॉल्व बन चुका है वो सॉल्व उसकी स्टेबिलिटी जो है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब कि हमारे सॉल्व को ज्यादा स्टेबल बनाता है। क्या करता है, ज्यादा स्टेबल बनाता है। रेडी, यहाँ पे ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ ये पीपीटी जैसे ही मिक्स होगा और साथ में जैसे ही ये KOH मिक्स होगा, उसको आप क्या करो, इसको एक एयर टाइट कोई भी ढक्कन से क्या कर दो, इसको बंद कर दो, क्लियर। एयर टाइट ढक्कन से आपने इसको जैसे ही बंद कर दिया, बंद करने के बाद आपको ढक्कन दिखाना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्लियर। बंद करने के बाद आप उसको क्या करो, शेक करो। इसको बंद करने के बाद इसको नॉर्मली शेक करो, क्लियर। विद इन 5 to 10 मिनट आप उसको कंटिन्यूस शेक करते रहो, और कंटिन्यूस शेक करने के बाद, क्लियर, आफ्टर शेकिंग सॉल्व, जो भी सॉल्व हमें चाहिए था, जैसे कि मुझे यहाँ पे सिल्वर का सॉल्व चाहिए था, शेक करने के बाद मुझे जैसे कि सिल्वर की पीपीटी मैंने ली थी तो मुझे सिल्वर का सॉल्व चाहिए था, तो सिल्वर के सॉल्व की पीपीटी मेरे पास थी, तो मुझे कौन सा सॉल्व मिल जाएगा, सिल्वर का सॉल्व मेरे पास AG जो है वो सिल्वर का मेरे पास सॉल्व मिल जाएगा मुझे, रेडी, जो कि इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर पड़ा होगा। सिंपल, कुछ नहीं है, प्रोसेस बहुत इजी है। क्या करना है, वाटर लेना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी लेनी है, उसके अंदर स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए KOH डालना है, उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद उसको शेक करना है। शेक करने के बाद आप 5 या 10 मिनट में उसको शेक करोगे, शेक करने के बाद आपको क्या मिल जाता है, हमारी इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्व हमें चाहिए, जैसे कि मुझे सिल्वर का सॉल्व चाहिए तो मुझे यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिल्वर का सॉल्व मुझे मिल जाएगा। सिंपल, समझ में आई बात, क्लियर। तो ये हो गया पेप्टाइजेशन, कितना इजी था, है ना। बहुत इजी रहता है अगर आप आराम से खुद से करने की ट्राई करो तो। फिर से एक बार पूरा आज जो भी सेशन हमने पढ़ा उस सेशन को यहाँ पे मैं छोटे से वर्ड में लिख देता हूँ, क्लियर। हमने टोटल 2 प्रकार की मेथड पढ़ी, एक पढ़ा डिसइंटीग्रेशन, क्लियर, एक क्या पढ़ा, डिसइंटीग्रेशन,
और एक क्या पढ़ा, एग्रीगेशन। क्लियर, डिसइंटीग्रेशन और एक पढ़ा एग्रीगेशन। डिसइंटीग्रेशन के अंदर हमने कौन कौन सी मेथड पढ़ ली, एक पढ़ लिया हमने ब्रेडिक्स आर्क मेथड और एक पढ़ लिया हमने पैक्टाइजेशन मेथड। यहाँ पे हमने कौन कौन सी मेथड पढ़ ली, यहाँ पे हमने केमिकल मेथड पढ़ी, कौन सी, एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड, एक रिडक्शन मेथड, एक ऑक्सीडेशन मेथड और एक हाइड्रोलिसिस मेथड। कौन सी मेथड, एक हाइड्रोलिसिस मेथड। क्लियर, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। क्या यहाँ पे किया, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमने सॉल्व बनाने के लिए आर्सेनिक सल्फाइड और वाटर को क्या कर दिया, डबल डिस्प्लेस करवा दिया, तो मुझे आर्सेनिक ऑक्साइड का सॉल्व मिल गया। रिडक्शन करवाने के लिए मैंने गोल्ड का रिडक्शन करवाया, तो गोल्ड का क्लोराइड लिया, SnCl2 के साथ प्रोसेस करवाई, मुझे गोल्ड का सॉल्व मिल गया। यहाँ पे मैंने ऑक्सीडाइज करवाया बीम ब्रोमीन को या तो सल्फर डाइऑक्साइड को, तो मुझे सल्फाइड यानी कि सल्फर का सॉल्व मिल गया। हाइड्रोलिसिस के अंदर मुझे आयरन का सॉल्व चाहिए, तो मैंने क्या डाल दिया, आयरन का कोई कंपाउंड लाइक आयरन क्लोराइड, उसके अंदर मैंने वाटर डाल दिया, तो मुझे क्या मिल गया, आयरन का हाइड्रोक्साइड। क्लियर, ऐसे सॉल्व। यहाँ पे क्या किया हमने, ब्रेडिक्स आर्क मेथड जो कि बहुत काम नहीं थी, एक बीकर लिया जिसके, माफ कीजिए, हाँ एक बीकर लिया, कंटेनर लिया, उसके अंदर पानी डाल दिया जो कि हमारा डिस्पर्सन मीडियम था, उसको हमने उठा के बड़े बीकर में डाल दिया जो बर्फ से भरा हुआ था, पूरा आइस से भरा हुआ था। क्लियर ना, वो पूरा बर्फ जो था वो क्या करने के लिए था, आपको पता ही है, हमारा जो टेम्परेचर है उसको कूल यानी कि नॉर्मल करने के लिए। तो फिर हमने क्या किया, जिस मेटल का सॉल्व हमें चाहिए था उसके अंदर डाल दिया। हमें आर्क बनानी है, मतलब कि हाईली वोल्टेज दिया, सारा गोल्ड था वो पिघल के कहाँ आ गया, छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्यूशन में आ गया, डिस्पर्जन मीडियम में आ गया, लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण वो स्टीम बन जाता। लेकिन बर्फ ने क्या किया, उसको पकड़ के रखा वो तो सही है, लेकिन जैसे ही वो नीचे बैठेंगे वो क्या हो जाएंगे, दूसरे के साथ मिल जाएंगे। तो उसको कम करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या डाल दिया हमने, KOH। क्या डाल दिया, KOH। क्लियर, दो MCQ दो निकले खास, एक स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या डाला जाता है, KOH। स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या डाला जाता है, KOH। और एक हमने पढ़ा पर्पल ऑफ कैसियस। क्या पढ़ा, पर्पल ऑफ कैसियस। पर्पल ऑफ कैसियस जो किसका सॉल्व कहा जाता था, गोल्ड का। किसका सॉल्व कहा जाता है, इवन गोल्ड का। क्लियर, ये दोनों MCQ भी ध्यान रखना खास। प्रिपरेशन के अंदर तो बहुत सिंपल है, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में हमने पानी डाला, जिस मेटल का सॉल्व बनाना है उसका फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT ले लिया, रेडी प्रेसिपिटेट ले लिया, उसको अंदर पानी डाल दिया, पानी के अंदर मिक्सअप किया, KOH डाल दिया, उसको कंटिन्यू स्टर कर दिया। स्टर करने के बाद हमें क्या मिल गया, पेप्टाइजेशन के प्रोसेस के, पेप्टाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हमें यहाँ पे क्या, जिस मेटल की PPT हमने ली थी उस मेटल का हमें यहाँ पे सॉल्व मिल गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ये जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन हमने सारी देख ली। सारे वीडियो को शांति से एक बार देखिएगा और हर वक्त जैसे मैं बताता हूँ खुद से नोट्स बनाइए, सारी चीजों को खुद से लिखिए, तो आपको ज्यादा दिमाग में बैठेगा, क्योंकि थियोरेटिकल चैप्टर है, प्रोसेस भी सारी थियोरेटिकल है। रेडी, सारी थियरी को याद रखेगा। एक और बात जो हर वक्त मैं कहता हूँ, ये वीडियो को उन बच्चों तक शेयर करो जो इनको अफोर्ड नहीं कर सकते, वहां तक उनको पहुंचाओ। और आपने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपके लिए हार्ड बनेंगे, वो सारे चीजों को मैं एकदम ऐसे इजी लेवल पे लेके आपके लिए आने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।